हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में मेजर्स टू इम्प्रूव द प्रॉफिट परफॉर्मेंस और ब्रेक इवन एनालिसिस के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस को भी डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी लिंक पे विजिट कर सकते हैं। उन दोनों पे ही आपको इन वीडियोज़ की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रॉफिट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके रिलेटेड क्या क्या मेजर्स आपको अपनाने चाहिए। फर्स्ट मेजर है आपका रिडक्शन इन द फिक्स्ड कॉस्ट। कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आपको पढ़नी ही है, भले उसमें आउटपुट आप लोग ज़ीरो प्रोड्यूस करो, भले मैक्सिमम प्रोड्यूस करो, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पढ़नी है। तो अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें तो एक फर्म क्या कर सकती है, अपने प्रॉफिट की परफॉर्मेंस को अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है। सेकेंड थिंग इज रिडक्शन इन द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। कि आपको यही चाहिए कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो मतलब आपका खर्चा कम से कम हो, कॉस्ट आपको कम पड़े। तो बाकी सारी चीज़ों को अगर हम लोग अनचेंज रखते हैं, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट एक यूनिट बनाने की जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज होती रहती है, अगर उसको हम लोग रिड्यूस कर दें तो फर्म अपना प्रॉफिट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। थर्ड, हम कैसे पढ़ सकते हैं कि अपने सेल्स के जो प्राइजेस हैं उनको बढ़ा दिया जाए, तो प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। एक फर्म अपने प्रॉफिट परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकता है, अगर वो जिन चीज़ों की सेल कर रहा है उनके प्राइजेस को बढ़ा दे। इस रिजल्ट में क्या होगा कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका राइज होना शुरू हो जाएगा और ब्रेक इवन पॉइंट आपका फॉल होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका क्या हो जाएगा इसमें कि सेल आपकी बढ़ने से आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और आपका जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर फर्म इंक्रीज करना चाहती है अपनी सेल्स की वॉल्यूम को, तो उसको क्या इंक्रीज करना चाहिए, दे कैन इंक्रीज द टोटल प्रॉफिट डिस्पाइट डिक्रीज इन द पर यूनिट प्रॉफिट। अब पर यूनिट प्रॉफिट भले ही उसका कम हो रहा है, लेकिन जो उसका टोटल प्रॉफिट बन के आएगा उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने सेल्स को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। ये हमने मेजरमेंट्स भी पढ़े हुए हैं, किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके कितनी वॉल्यूम सेल्स की रखनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। फिफ्थ है आपका एफिशिएंट मैनेजमेंट। जैसे कि ब्रेक इवन एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि एक फर्म अपना प्रॉफिट कैसे इंक्रीज कर सकती है, अगर उसकी मैनेजमेंट के पास बहुत ज़्यादा क्षमता हो, इम्प्रूवमेंट करे वो और अडॉप्ट करे अलग अलग पॉलिसीज़ जो कि उसको एक कंपनी चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए क्या हो सकती है, सूटेबल हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट ये मेजर्स दिए गए हैं कैसे इम्प्रूव कर किया जा सकता है आपका प्रॉफिट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है, कि हमने ब्रेक इवन एनालिसिस जो सारा का सारा डिस्कस किया है। फर्स्ट एडवांटेज है ऑप्टिमम लेवल ऑफ द प्रॉफिट। ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें ये पता लगता है कि फर्म को कितनी प्रोडक्शन करवानी चाहिए, क्या लेवल है उसके प्रोडक्शन का, और अगर प्रोडक्शन बिलो द ऑप्टिमम लेवल, अगर उसकी प्रोडक्शन क्या है, कम होती है उसकी ऑप्टिमम लेवल से, तो फर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल वो चीज़ नहीं होगी। तो इससे हमें पता लग पाएगा कितनी हमें प्रोडक्शन को करवाना चाहिए, हमारा सही सही मेज़र क्या है प्रोडक्शन का। सेकेंड इज़ टारगेट कैपेसिटी। ब्रेक इवन एनालिसिस की हेल्प से ही एक फर्म डिटरमिन कर सकती है कि हमारी टारगेट कैपेसिटी क्या है, ताकि हम लोग क्या करें, कम से कम खर्चा कर सकें, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एडवांटेज ले सकें हम लोग, कि टारगेट कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए। थर्ड वन इज़ मिनिमम कॉस्ट। इस एनालिसिस से फर्म को पता लग सकता है कि मिनिमम कॉस्ट क्या है उसके आउटपुट के लेवल की, क्योंकि बच्चे देखो ऑप्टिमम लेवल प्रोडक्शन का पता ही इस तरीके से लगता है जहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या हो, सबसे कम पड़ रही हो। फोर्थ इज द सेल्फ प्रोडक्शन। ए फर्म कैन फाइंड आउट व्हाट गुड इट टू बी प्रोड्यूस इटसेल्फ, कि कौन सी गुड उसको खुद बनानी चाहिए और कौन सी गुड्स उसको दूसरी फर्म से लेनी चाहिए या फिर रीसोल्ड करनी चाहिए। तो इस तरीके से भी उसको ये चीज़ पता लग सकती है। फिफ्थ, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्लांट। इस एनालिसिस के यूज से एक फर्म डिसाइड कर सकती है कि उसको अपने प्लांट का साइज एक्सपैंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, लार्ज स्केल पे लेके जाना है, एक्सपेंशन करनी है, या फिर डिमांड को देखते हुए अगर डिमांड कम हो रही है तो उसको अपने प्लांट का साइज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। सिक्स इज चॉइस ऑफ द प्रोजेक्ट। इस एनालिसिस से एक फर्म असेस कर सकती है परसेंटेज फाइनेंशियल रिसीव्स ऑफ अ गिवन प्रोजेक्ट, मतलब कितना कितना फ़ायदा हो रहा है, कितनी परसेंट उसको रिसीप्ट्स मिल रहे हैं, रेवेन्यू मिल रहा है। कॉन्सिक्वेंटली उसको ये भी पता लग सकता है कौन सा प्रोजेक्ट उसके लिए फिर सूटेबल होगा। सेवंथ इज पेमेंट ऑफ द डिविडेंड।
एक फर्म को ये भी पता लग सकता है एज टू व्हेन इट कैन मेक पेमेंट ऑफ द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, मतलब जो भी उसके पास प्रॉफिट का जो भी हिस्सा आया है कब वो अपना डिविडेंड है जो शेयर होल्डर्स में वो बांट सकता है। इस एनालिसिस से उसको ये सब सारी चीज़ें के बारे में पता लगेगा। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस। फर्स्ट लिमिटेशन क्या दे रखी है, दैट इट इग्नोर्स द चेंजेस इन द इनपुट प्राइस, कि इनपुट के जो प्राइसेस में जो चेंज आते रहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस ने उसको इग्नोर किया है। प्राइस इनपुट्स के जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गए, ये क्या है कॉन्स्टेंटली ये चेंज होते रहते हैं। सिंस जो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस है वो पास्ट के डाटा पे बेस होता है और ये नेसेसरी हो जाता है ताकि हम लोग इस डाटा को बार बार चेंज करते रहें, क्योंकि हमारे जो प्राइजेस हैं इनपुट्स के वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हाउ एवर इट इज़ नॉट सो डन, इसीलिए ये सारी चीज़ों को किया नहीं गया, जिस वजह से ब्रेक इवन एनालिसिस आपका लिमिटेड ही बन के रह गया है। मतलब जैसा हम लोग सोचते हैं कि वेरिएबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, वैसा नहीं बना। सेकेंड पॉइंट है इग्नोर्स द चेंजेस इन द प्रोडक्ट प्राइजेस। जैसे उसने बच्चे इनपुट के प्राइजेस को इग्नोर किया, उसने प्रोडक्ट के प्राइजेस को भी इग्नोर किया है। ब्रेक इवन चार्ट आपका प्रिपेयर किस पे होता है, एज अ बेसिस ऑफ करंट प्रोडक्ट के प्राइजेस पे बेस होता है, लेकिन रियल लाइफ में जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो हाउ एवर ब्रेक इवन चार्ट चेंजेस इन द प्रोडक्ट प्राइजेस आर नॉट इंक्लूडेड, लेकिन जो चेंज होते हैं बच्चे वो इंक्लूड किए नहीं जाते, क्योंकि अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर हमें करेक्ट एस्टिमेट लगाना कि कितनी हमारी सेल हुई है डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे, क्योंकि वो तो पुराने वाला डाटा लेके चलता है, लेकिन रियल लाइफ में आपके ये प्रोडक्ट के प्राइजेस क्या है बार बार चेंज होते ही रहते हैं। एज अ रिजल्ट जो ब्रेक इवन एनालिसिस है उसको हम लोग अनरियलिस्टिक कह सकते हैं। थर्ड स्टैटिक हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें अगर चेंजेस को हम लोग मेज़र कर ही नहीं रहे तो ये स्टैटिक हो जाएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस आपका स्टैटिक है। सो फार इट इज़ बेस्ड ऑन द अजप्शन कौन कौन सी ली है कि कांस्टेंट रिलेशनशिप होगा आपकी कॉस्ट में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी में, सेल के प्रोसीड में, लेकिन ये कांस्टेंट होता ही नहीं है। रियल लाइफ में ऐसी कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिलती है। फोर्थ है आपका अनरियलिस्टिक एजप्शंस ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। ब्रेक इवन एनालिसिस आपका कहाँ पे लागू हो रहा था कि ये रिलेशनशिप बताता था कि कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक जैसे लीनियर चलती रहती है। ये चीज़ कंसेप्ट क्या है, अनरियलिस्टिक है। रियल लाइफ में ये रिलेशनशिप क्या होती है, नॉन लीनियर हो सकती है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, रेवेन्यू कम आ सकता है, प्रोपोर्शनेट ये सिस्टम नहीं चलता है। फिफ्थ इज प्रॉफिट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट ओनली। अजप्शन ली गई थी कि प्रॉफिट आपका किसका फंक्शन होता है, आउटपुट का ही फंक्शन होता है, जो कि अनरियलिस्टिक है। रियल लाइफ में जो प्रॉफिट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आती रही हैं, एफिशिएंट मैनेजमेंट, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो प्रॉफिट आपका सिर्फ आउटपुट पे ही निर्भर नहीं करता, और भी बाकी सारे फैक्टर्स पे करता है। लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंटिंग डाटा। ब्रेक इवन एनालिसिस आपका डिपेंड करता है अकाउंटिंग डाटा पे, इसी वजह से ये सफ़र्स करता है बहुत सारी लिमिटेशन से, क्योंकि ये इग्नोर कर देता है इम्प्यूटेड प्राइजेस कॉस्ट को, जो कि डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करती है। कोई चीज़ यूज़ करवा रहे हो उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आनी शुरू हो गई, तो ये सारी चीज़ें तो अकाउंटिंग डाटा में इंक्लूड ही नहीं की जाती, जिससे जो स्कोप है ब्रेक इवन एनालिसिस का वो बहुत कम हो जाता है। सेवंथ इज अनसूटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस आपका लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए सूटेबल नहीं है, ये जस्ट आपका रेलेवेंस किस में है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म एनालिसिस में ही इसको हम लोग रेलेवेंस मानते हैं। एट्थ इज इग्नोर्स द सेलिंग कॉस्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस आपका जो है सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, पब्लिसिटी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन पे जो खर्चा हो रहा है उस सभी चीज़ों को क्या कर देता है, इग्नोर करता है। नाइन्थ पॉइंट इज इग्नोर्स द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आपका जो इस एनालिसिस में हमने देखा था कि जो रेवेन्यू कर्व बनती थी वो बिल्कुल पैरेलल बनती थी ओ एक्स एक्सिस के, इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, जिस वजह से वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। इस रेवेन्यू कर्व के अकॉर्डिंग कोई भी आउटपुट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एट अ प्रिवेलिंग प्राइस, कि कितनी भी प्राइस चल रहा है उस पर किसी भी तरीके से मतलब 2, 4, 6, 8 उसमें कोई भी आउटपुट आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ऐसी रेवेन्यू कर्व जस्ट पॉसिबल किस में है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। लेकिन रियल लाइफ में हमें बहुत सारी मार्केट की सिचुएशन मिलती है, जैसे मोनोपली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली हो गया, उसमें तो ब्रेक इवन एनालिसिस ने बिल्कुल ही क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है इन चीज़ों को, इस मार्केट को। टेंथ इज अनसुटेबल फॉर दी मल्टी प्रोडक्ट्स।
ब्रेक इवन एनालिसिस सिर्फ थोड़े ही प्रोडक्ट्स के लिए क्या है सूटेबल माना जा सकता है। साइमल्टेनियसली एनालिसिस जो होता है सेवरल प्रोडक्ट्स का, सेवरल प्लांट्स का, सेवरल डिपार्टमेंट्स का, वो करना इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो सकता है। इसी वजह से जो आपका ये एनालिसिस है वो मल्टी प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है। शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं इस ब्रेक इवन एनालिसिस की, लेकिन ब्रेक इवन एनालिसिस आपका बहुत ही चीपेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है अगर हमने कोई भी पॉलिसी को डिटरमिन करना है, लेकिन जस्ट किसमें, शॉर्ट रन ऑफ पीरियड में, क्योंकि लॉन्ग रन में इसको रेलेवेंस नहीं माना जाता है। तो ये था आपका ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी प्रॉफिट फोरकास्टिंग में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।